है एनटीएन लेना और फिर रिटर्न सबमिट करवाना। एनटीएन के बगैर रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। ठीक है, एनटीएन के बगैर रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि एनटीएन ले लिया है और रिटर्न जमा नहीं कराई। तो अगर आपके पास एनटीएन रिटर्न जमा करा दी है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि आपके पास एनटीएन है। रिटर्न जमा कराने के लिए कंपलसरी है नेशनल टैक्स नंबर लेना। ठीक है, उसके बगैर आप रिटर्न जमा करा ही नहीं सकते। इट इज जस्ट लाइक आईडी कार्ड नंबर। ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है ना, इसी तरह जो बंदा रिटर्न जमा टैक्स के ऊपर रजिस्टर होता है उसको एक नंबर मिल जाता है, वो उसकी शनाख्त बन जाता है कि इसका एनटीएन नंबर ये है, नेशनल टैक्स नंबर ये है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन रिटर्न जमा कराता है तो उसका एनटीएन है, ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि इसके बगैर आप रिटर्न जमा नहीं करा सकते। कोई पर्सन रिटर्न जमा नहीं कराता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास एनटीएन नहीं है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसने नेशनल टैक्स नंबर लिया हो और रिटर्न जमा ना कराए। लगी बात समझ? तो अगर एक पर्सन नेशनल टैक्स नंबर ले ले, रिटर्न जमा ना कराए, तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं आता। अगर वो रिटर्न जमा कराएगा तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आएगा। लग रही समझ? पक्की बात है। अगर वो रिटर्न जमा कराएगा तो उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा, रिटर्न जमा नहीं कराएगा तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो यहां पे बात वही कह रहा है कि बोर्ड अब एक पर्सन लायबल है रिटर्न जमा कराने का, लायबल है रिटर्न जमा कराने का, लेकिन वो रिटर्न जमा नहीं करा रहा क्योंकि उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। तो बोर्ड उसे इन्फोर्स कर सकता है कि भाई तुम रिटर्न जमा कराओ, जनरल ऑर्डर इशू करके। The income tax general order issued any entail or any of the following consequences for the persons mentioned therein। अब जनरल ऑर्डर जो होता है उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है उसके साथ, ये चेक करें जरा। डिसेबलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स और मोबाइल फोन सिम्स। आजकल देख रहे हैं ना, सिम में कैंसिल हो रही है, लोगों के प्रॉब्लम आ रहे हैं कि भाई ये लायबल है रिटर्न जमा कराने के। न्यूज़ के अंदर भी बात पिछले दिनों आई हुई थी कि लायबल है रिटर्न जमा कराने के, रिटर्न नहीं जमा करा रही, उनके सिम्स कैंसिल कर दिए, उनके मोबाइल फोन डिसेबल कर दिए। डिसकंटिन्यूस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शन, घर आए और गैस का कनेक्शन काट गया, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट गया, ठीक है, पीछे से उन्होंने कैंची पकड़ी, ऊपर तार काट दी, ठीक है, कि भाई बस आपका जनरल ऑर्डर इशू हो गया है, चले शाबाश। बल्कि अब जो बजट आया ना इस दफ़ा 30 जून को, उसके अंदर ये भी लिख दिया है कि अगर ऐसा पर्सन हो जो कि लायबल टू रिटर्न है और उसने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई, वाईफाई बिजली कट गई, वाईफाई कट गया यार, ठीक है, उसको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी रोका जा सकता है, उसे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी रोका, ये इस दफा बजट में आ गया, तो ट्रैवलिंग के लिए भी रोका जा सकता है। द बोर्ड और द कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन, बोर्ड या कमिश्नर जो कि उस इलाके का था जहां पे वो पर्सन रहता है, इन द इनकम टैक्स जनरल में ऑर्डर रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन कैसे कर सकता है मोबाइल फोन की, सिम्स की और कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस की। इन केसेस कब कर सकता है रिस्टोरेशन? जहां पे बोर्ड या कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए कि जो रिटर्न फाइल करनी थी जिस बंदे ने, वो तो लायबल ही नहीं था इसका रिटर्न फाइल करने का, ठीक है, पहले उसने उसके मोबाइल फोन या सिम डिसेबल कर दिया, बाद में वो बंदा दौड़ा गया, भाईजान मैं तो लायबल ही नहीं हूँ रिटर्न फाइल करने का, ठीक है, वो कहता अच्छा यार चलो ठीक है रिस्टोर कर दिया, भाई इतनी सी बात थी यार चलो ठीक है रिस्टोर कर दिया। नो पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन द जनरल ऑर्डर। हाँ जी जी, ये बड़ी मजे की बात है कि जो जनरल ऑर्डर है उसमें कब तक आप किसी पर्सन को इंक्लूड नहीं कर सकते, until unless the following condition has been met। ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो जनरल ऑर्डर इशू करेंगे। क्या कंडीशंस है? नोटिस हैज बीन इशूड बाय द कमिश्नर डिमांडिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहले कमिश्नर ने उसे नोटिस दिया और नोटिस में दिन तय किए
ठीक है। बल्कि आप पहले अभी ये याद रखेंगे कमिश्नर ने उसे नोटिस दिया कि रिटर्न फाइल करो, अभी ऊपर पढ़ा था ना कि कमिश्नर नोटिस देगा रिटर्न फाइल करने का, तो कमिश्नर ने नोटिस दिया कि रिटर्न फाइल करो। दूसरी बात, डेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ नोटिस हैज इलैप्स्ड, नोटिस में लिखा था 30 दिन के अंदर अंदर जवाब दो, वो 30 दिन गुजर गए। एंड द पर्सन हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न, और पर्सन ने रिटर्न फाइल जमा नहीं कराई, फिर जनरल ऑर्डर इशू होगा, बिना वजह ही नहीं जनरल ऑर्डर इशू हो जाएगा। ठीक है, अक्सर वो दिखाते होते हैं, कभी आप देखें तो नोटिस इशू करने का मतलब ये भी होता है कि उसका जो रेजिडेंट एरिया होता है ना, उसके बाहर जाके नोटिस चिस्मा कर दिया जाता है। सही है कि भाई ये नोटिस आपको आ गया है, और कई दफ़ा ऐसे भी करते हैं कि 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है तो 29वें दिन चिस्मा किया जाता है और नोटिस में बैक डेट डाली होती है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता होता है, लगा हुआ नोटिस, मैं उसको एक्सपर्टीज दो अपनी जाके, उससे कहा मुझे पता चल गया क्या होगा आगे, कहना अब आपको आगे जनरल ऑर्डर इशू होगा। ठीक है, अगर आप जनरल ऑर्डर से बचना चाहते हैं तो ये काम करें, इसकी मेरी इतनी फीस है। अच्छा जी, मेथड ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न कैसे कैसे फाइल करनी है। रिटर्न ऑफ द इनकम शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो दिया गया फॉर्म है उसके मुताबिक होनी चाहिए, एंड शैल बी अकम्पनीड बाय सच एनेक्सियस स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। Fully state all the relevant particulars or information as specified in the form of the return. रिटर्न के फॉर्म में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। इंक्लूडिंग ए डेक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द टैक्स पेयर शैल बी साइंड बाय द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और द पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, खुद साइन किया हो या आपके किसी नुमाइंदे ने साइन कर दिया हो। शैल बी कंप्लीट विद द ड्यू पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर द रिटर्न ऑफ इनकम, उसमें जो पेमेंट थी कि टैक्स ड्यू था, 1000 रुपया टैक्स ड्यू था, वो जमा करा दिया हो और उसका प्रूफ साथ लगाया हो। वेल्थ स्टेटमेंट उसके साथ हो और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट उसके साथ हो अगर एप्लीकेबल है तो फॉर्म के मुताबिक हो, सारी पर्टिकुलर्स उसमें मेंशन हो। वैसे ये दो बातें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अगर उसमें आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी डालते ना, बल्कि इन्फॉर्मेशन डालना ज़रूरी है, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो सारे का सारा प्री डिफाइंड है, तो इन्फॉर्मेशन सारी डाली हो, फॉर्म पे जो है वो प्री डिफाइंड हो, और अगर आपका कोई टैक्स ड्यू है वो टैक्स भी जमा कराया और उसका पेमेंट ऑफ प्रूफ हो, और वेल्थ स्टेटमेंट कंपलसरी है, उसके बगैर रिटर्न फाइल होगी नहीं, और जो फॉरेन इनकम स्टेटमेंट वेल्थ स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के रिटर्न के साथ जमा होनी चाहिए। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन दी वेब, वेब के ऊपर अगर उसको फाइल किया जाए, और एनी मैग्नेटिक मीडिया और एनी अदर कंप्यूटर रीडेबल मीडिया एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड, जो भी बोर्ड डिस्क्राइब कर दे, शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी अ रिटर्न एंड द बोर्ड में। वो कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू रिटर्न फाइल कर दी जाए तो समझा जाएगा कि रिटर्न फाइल हो गई है, और जो बोर्ड है वो कुछ रूल्स बना सकता है। द बोर्ड में मेक रूल्स, आगे ब्रैकेट वाली में जो बात लिखी है वो विषय काट दें और उसे आगे पढ़ें। द बोर्ड में मेक रूल्स, रूल्स बना सकता है किस चीज के। पहला पॉइंट, फॉर डिटरमिन एलिजिबिलिटी ऑफ द डेटा ऑफ सच रिटर्न, ऐसी रिटर्न में क्या क्या डेटा हो सकता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, ई इंटरमीडियरीज हु विल डिजिटाइज द डेटा ऑफ सच रिटर्न and transmit the same electronically to the income tax department under their digital signatures, जो आपकी रिटर्न को डेटा को फिल करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे, उनके लिए भी रूल्स बना सकता है, उन्हें ई इंटरमीडियरीज कहते हैं। और थर्ड, अदर मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, कोई भी अदर मैटर्स के लिए भी रूल्स बना सकता है। यानी कि इन 3 पॉइंट्स, इनको बेशक 1 2 3 करके लिख ले, याद करना आसान रहेगा कि इन 3 पॉइंट्स के वो अलग से रूल्स बना सकता है। एवरी रिटर्न परपोर्टिंग टू बी मेड और साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड हैज हैव बीन ड्यूली मेड बाय द पर्सन और विद द पर्सन अथॉरिटी अंटिल द पर्सन प्रूव्स द कॉन्ट्रेरी। किसी के बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर दी है, साइन कर दी है, तो यही साबित होगा कि उस बंदे ने खुद ही ये रिटर्न फाइल की है। ठीक है।
until unless वो बंदा ये साबित कर दे कि ऐसा नहीं है, until unless the person proves the contrary। इसका मतलब ये है कि वो बंदा साबित कर दे कि ऐसा नहीं। तो ये तो आपका सारी बात थी कि रिटर्न फाइल करना। फाइलिंग ऑफ द रिवाइज रिटर्न है, अभी है यार, 2-4 मिनट पढ़ लेते हो। रिवाइज रिटर्न कब फाइल की जाएगी? अच्छा, बल्कि ये जो रिवाइज रिटर्न वाला सीन है ना, ये यहाँ से नहीं पढ़ना, ये आई कैप के पास पेपर से पढ़ना है। पेज नंबर 108 पे आए जरा, ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न। ये जो रिवाइज रिटर्न है वो यहाँ से नहीं पढ़ना, ये आई कैप के पास पेपर में बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है इसका, जिसे समझ लग जाएगी। यहाँ जो लिखा है इसे, ये आई कैप की बुक में जो लिखा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, इसको आसान करके पढ़ना है। और वो मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में जाके आपको वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जहाँ से हमने इसे पढ़ना, तो कल वहाँ से पढ़ेंगे। रिटर्न जमा कराने की ड्यू डेट्स क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से नीचे तक सारा रिटर्न 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 पढ़ी जा रहे हैं। रिटर्न जमा कराने की ड्यू डेट्स क्या है? याद रखना है कि इंडिविजुअल या एओपी, इंडिविजुअल या एओपी, इनका एक ही रूल है। इंडिविजुअल या एओपी का एक ही रूल है कि आपने जो रिटर्न जमा करानी है वो 30 सितंबर को करानी है। 30 सितंबर कौन सा? जो आपका जिस साल में टैक्स ईयर एंड होता उसके इमीडिएट आने वाला 30 सितंबर। जब आपका टैक्स ईयर एंड हुआ उसके इमीडिएटली आने वाला 30 सितंबर। इसके अंदर स्पेशल टैक्स ईयर भी शामिल है, इसके अंदर नॉर्मल टैक्स ईयर भी शामिल है। अगर किसी का साल 30 जून पे ख़त्म हो रहा है, 30 जून 2022, तो रिटर्न कब जमा कराएगा? 30 सितंबर 2022। ठीक है। किसी का साल 31 अक्टूबर 2022 में ख़त्म हो रहा है, रिटर्न जमा कब कराएगा? 30 सितंबर 2023। ठीक है। तो 30 सितंबर इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी। 30 सितंबर को। और 30 सितंबर वो जो आपका टैक्स ईयर खत्म होने के बाद वाला टैक्स ईयर। कंपनी के केस में क्या करेंगे? कंपनी के केस में साल को 2 में डिवाइड करेंगे, पहले 6 माह और बाद वाले 6 माह। पहले 6 माह कौन से? 1 जन टू 30 जून। ठीक है। और बाद वाले 6 माह कौन से? 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। कंपनी के केस में हमने इसको 2 में तकसीम कर लेना है। पार्ट बी देखें इसका। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ कंपनी हैविंग ईयर एंड बिटवीन 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। जो बाद वाले में फाउल करेंगे इसके अंदर 1 जुलाई से 31 दिसंबर में, वो रिटर्न जमा सेम डेट को कराएंगे जो इंडिविजुअल या आईओपी की है, 30 सितंबर। ठीक है। और जो पहले 6 माह में फॉल करेगा ये रिटर्न अपनी जमा कराएंगे 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर कौन सा जोन के ईयर एंड के बाद वाला आएगा? लगी समझ? लगी समझ? कंपनी को 2 में तकसीम कर लेना है। अगर आसान लफ्जों में याद रखें तो कंपनी के बाद वाले 6 माह और इंडिविजुअल और एओपी में एक ही डेट है, वो क्या है? 30 सितंबर। तो इसको ऐसे याद कर लें, कंपनीज के केस में बाद वाले 6 माह
और इंडिविजुअल या एओपी के केस में एक ही डेट है, दैट इज 30 सितंबर। 31 दिसंबर सिर्फ कंपनी के पहले 6 माह में, ठीक है। तो कंपनी के बाद वाले 6 माह और इंडिविजुअल या एओपी के केस में 30 सितंबर, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह कल मजीद प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और चीज़ें भी